आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वे एक पहेली जैसी तस्वीर पेश करते हैं। एक ऐसी अवस्था की तस्वीर जहां इंसान डर और भ्रम की आग में है। उसका शरीर आप कह सकते हैं कि ऐंठ रहा है, लेकिन उसे दर्द की तपिश महसूस ही नहीं हो रही। ये बहुत ही अजीब और सच कहूं तो डरावना विरोधाभास है। हाँ, और ये स्ट्रोमोनियम नाम की एक चीज से जुड़ा है जिसे थॉर्न एप्पल भी कहते हैं। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये पहेली सच में बहुत गहरी है, क्योंकि ये हमें सिर्फ एक पदार्थ के असर के बारे में नहीं बताती। नहीं, ये मन और शरीर के उस रिश्ते पर ही सवाल उठा देती है जिसे हम बहुत मामूली मानकर चलते हैं। सही बात है। तो चलिए इस पहेली का पहला टुकड़ा उठाते हैं। ये स्रोत सबसे पहले ये बताते हैं कि ये अवस्था किस तरह के इंसान पर सबसे ज्यादा असर करती है, और यहीं से अजीब बातें शुरू हो जाती हैं। हाँ, इनमें लिखा है कि ये युवा और बिल्कुल स्वस्थ, जिसे अंग्रेजी में प्लेथोरिक कहते हैं, उन लोगों पर सबसे ज्यादा असरदार है। प्लेथोरिक। खासतौर पर ऐसे बच्चे जिन्हें कोरिया नाम की बीमारी है, जिसमें शरीर में झटके लगते हैं। और ये अपने आप में पहला बड़ा विरोधाभास है। प्लेथोरिक का मतलब है ऊर्जा से भरपूर, जिसके गाल लाल हों, मतलब एकदम सेहतमंद इंसान। बिल्कुल बाहर से देखने पर एकदम सेहतमंद, लेकिन इन दस्तावेजों के मुताबिक इसी सेहतमंद शरीर के अंदर चेतना के स्तर पर एक भयानक तूफान छिपा हो सकता है। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। बाहर कुछ और, अंदर कुछ और। हाँ, और ये थीम हमें इस पूरी चर्चा में बार बार देखने को मिलेगी। तो ये जो भरपूर ऊर्जा है, ये बाहर कैसे निकलती है? स्रोत कहते हैं कि सबसे ज्यादा जुबान से निकलती है। अच्छा। इसका सबसे बड़ा लक्षण है प्रलाप, यानी डेलीरियम। व्यक्ति इतना बातूनी हो जाता है कि रुकता ही नहीं है, लगातार बोलता रहता है। लगातार गाने लगता है, अजीब अजीब कविताएं बनाता है। ऐसा लगता है जैसे उसके दिमाग के सारे दरवाजे एक साथ खुल गए हों। बिल्कुल। कार इन विवरणों में इसकी तुलना दो और पदार्थों से की गई है, बेलाडोना और हायोसाइमस से। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो। लेकिन एक बहुत ही बारीक फर्क के साथ। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि बेलाडोना में दिमाग में इतना खून जमा हो जाता है जैसे कोई ट्रैफिक जैम लग गया हो। चेहरा एकदम लाल। हाँ, टमाटर जैसा। लेकिन स्ट्रेमोनियम का प्रलाप वो एक ऐसी तेज रफ्तार गाड़ी की तरह है जो है तो बहुत हिंसक और उग्र, पर उसने अभी तक ट्रैफिक जैम नहीं लगाया है। मतलब उग्रता ज्यादा है, पर शरीर के अंदर वो भारीपन या दबाव कम है। बिल्कुल। यह सिर्फ बोलना नहीं है, ये एक तरह का मानसिक विस्फोट है। और इस विस्फोट के साथ जुड़ा है गहरा डर। इन नोट्स में एक बात बार बार आती है, रोशनी और साथ की जबरदस्त इच्छा। लेकिन अंधेरे और अकेलेपन से उतनी ही ज्यादा नफरत। हाँ, यहाँ तक लिखा है कि व्यक्ति अंधेरे कमरे में कदम तक नहीं रख सकता। ऐसा लगता है जैसे अंधेरा कोई जिंदा चीज हो जो उसे निगल जाएगी। और ये डर सिर्फ अंधेरे से नहीं है। नहीं, ये डर तो खुद उसके दिमाग की गहराइयों से आ रहा है। एक बहुत ही खास विवरण जो हमें मिलता है वो ये है कि जब व्यक्ति नींद से जागता है तो वो बुरी तरह सहम जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसने आंख खोलते ही जो पहली चीज देखी वो कोई भयानक जानवर हो या भूत हो, और वो बिस्तर से कूदकर भागने की कोशिश करता है। नींद और जागने के बीच की जो पतली सी दीवार होती है वो ढह चुकी है पूरी तरह से। उसके लिए सपना और हकीकत सब एक हो गया है। और ये सिर्फ बाहर की चीजों का भ्रम नहीं है। एक जगह तो लिखा है कि उसे ऐसा महसूस होता है कि वो एक नहीं दो लोग हैं। हाँ, या उसका शरीर कई टुकड़ों में बटा हुआ है। ये तो मतलब पहचान का संकट हो गया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ मति भ्रम नहीं है, ये चेतना का विघटन है। डिसोसिएशन ऑफ कॉन्शियसनेस। जब आपको यही ना पता हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ खत्म होती हूँ और कहाँ से दुनिया शुरू होती है। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहाँ व्यक्ति का खुद से ही संपर्क टूट गया है। वो अपने ही शरीर और दिमाग में एक अजनबी बन गया है। बिल्कुल। तो मन का तो ये हाल है, लेकिन ये तूफान शरीर पर कैसे नजर आता है? क्या इसके भी कोई खास निशान है? बहुत खास। और मन की हालत आंखों में साफ दिखती है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि आंखें पूरी तरह से खुली होती हैं, थोड़ी उभरी हुई, और उनमें एक अजीब सी चमक होती है। और आंखों की पुतलियां यानी प्यूपल्स वो इतनी ज्यादा फैल जाती हैं कि किसी भी चीज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। जैसे वो देख तो सब कुछ रही हैं पर समझ कुछ नहीं पा रही हैं। सही कहा। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही अजीब विवरण है। लिखा है कि जब ऐसे बच्चे को डांटा जाता है तो उसकी पुतलियां और फैल जाती हैं। है ना अजीब? ये तो बहुत ही अजीब प्रतिक्रिया है। आमतौर पर डर या सदमे में ऐसा होता है, लेकिन डांट पर ऐसी शारीरिक प्रतिक्रिया। यह दिखाता है कि शरीर का जो सामान्य प्रतिक्रिया वाला सिस्टम है वो पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। फाइट या फ्लाइट वाला।
हाँ, लड़ो या भागो वाली जो हमारी प्राकृतिक प्रतिक्रिया होती है, ये उसका एक बहुत ही विकृत रूप है। यहाँ डर का सिग्नल सीधे शरीर पर कब्जा कर रहा है, बिना किसी मानसिक फिल्टर के। और चेहरे का क्या? आपने शुरू में प्लेथोरिक यानी लाल चेहरे का जिक्र किया था। हाँ, चेहरा गरम और सुर्ख लाल होता है, लेकिन एक और विरोधाभास देखिए। क्या? हाथ और पैर बिल्कुल ठंडे रहते हैं। अच्छा। जैसे शरीर का सेंट्रल हीटिंग सिस्टम खराब हो गया हो। दिमाग और चेहरे में गर्मी और ऊर्जा का विस्फोट हो रहा है, लेकिन शरीर के बाकी हिस्सों तक वो पहुंच ही नहीं रही। मतलब दिमाग और शरीर के बीच का तालमेल हर स्तर पर बिगड़ चुका है। हर स्तर पर। और गालों पर ये लाली भी एक सीमित दायरे में होती है, जैसे किसी ने गालों पर 2 लाल गोल चक्कर बना दिए हों। और इसका असर बोलने पर भी दिखता है। एक जगह लिखा है कि व्यक्ति हकलाने लगता है। उसे एक शब्द बोलने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि उसका पूरा चेहरा खिंच जाता है। वो इसलिए क्योंकि बोलने के लिए दिमाग, फेफड़ों, जुबान और चेहरे की मांसपेशियों के बीच एक बहुत ही बारीक तालमेल की जरूरत होती है। और जब दिमाग में ही तूफान चल रहा हो तो वो शरीर के अलग अलग हिस्सों को सही सिग्नल कैसे भेज सकता है? वो एक शब्द बोलने की जो कोशिश है, वो दरअसल उस अंदरूनी अराजकता और बाहरी नियंत्रण के बीच की एक जबरदस्त लड़ाई है, जो उसके चेहरे पर साफ दिखती है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने मानसिक और शारीरिक लक्षणों की बात की, जो अपने आप में काफी अजीब हैं। लेकिन जब हम इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं, तो एक ऐसी बात सामने आती है जो इन सब पर भारी है। और शायद इस पहेली का सबसे अहम हिस्सा है। हाँ, और वो है दर्द। बिल्कुल। एक तरफ व्यक्ति हर चीज के प्रति बेहद संवेदनशील है। चमकदार रोशनी या बहते हुए पानी को देखने भर से उसे दौरे पड़ सकते हैं। यहाँ तक कि तकिए से सिर उठाते ही उसे उल्टी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ, और ये बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है, इन तमाम तकलीफों के बावजूद उसे दर्द महसूस नहीं होता। दर्द का ना होना इसका सबसे खास लक्षण है। स्रोत साफ साफ कहते हैं, ये कैसे संभव है? यह बिंदु ही इस पूरी कहानी का केंद्र है। एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहां शरीर में इतनी भयानक उथल-पुथल है, मांसपेशियां ऐंठ रही हैं, दौरे पड़ रहे हैं, लेकिन दर्द की अनुभूति शून्य है। यह हमें मन और शरीर के रिश्ते के बारे में एक बहुत ही गहरा सवाल पूछने पर मजबूर करता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि चेतना और शरीर का रिश्ता एक स्विच की तरह है जिसे बंद किया जा सकता है? ये उससे भी ज्यादा जटिल हो सकता है। इसे ऐसे सोचें, हमारे दिमाग में कंट्रोल रूम है। ठीक है। शरीर के हर हिस्से से सिग्नल आ रहे हैं, खतरा है, मांसपेशियों में खिंचाव है, दौरा पड़ रहा है, सारे अलार्म एक साथ बज रहे हैं। लेकिन जो दर्द वाला डिपार्टमेंट है, उस पर किसी ने ताला लगा दिया है। सिग्नल आ रहे हैं, पर उन्हें दर्द के रूप में रजिस्टर करने वाला सिस्टम ही बंद है। एक तरह का न्यूरोलॉजिकल शॉर्ट सर्किट। बिल्कुल। जहां शरीर चीख रहा है, पर दिमाग बहरा हो गया है, कम से कम दर्द के मामले में। तो फिर वो कौन सी चीजें हैं जो इस कंट्रोल रूम के अलार्म को और तेज कर देती हैं? मतलब किन चीजों से हालत बिगड़ती है? हाँ, स्रोतों में इस पर भी बताया गया है। लिस्ट में है? अंधेरे में होना, अकेले रहना, चमकदार चीजों को देखना, नींद के बाद और कुछ निगलने की कोशिश करना। अगर हम ध्यान दें तो ये कोई नई जानकारी नहीं है। नहीं, ये उन्हीं डरों और संवेदनशीलताओं की पुष्टि है जिनकी हम बात कर रहे थे। अंधेरे का डर, चमकदार चीजों से दौरे पड़ना, ये सब उसी पैटर्न का हिस्सा हैं। ठीक है, लेकिन अब एक और विरोधाभास आता है। हाँ, जिन चीजों से आराम मिलता है उनकी लिस्ट में है किसी का साथ, गर्माहट और तेज रोशनी। तेज रोशनी। हाँ, एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब लगती है। एक तरफ चमकदार चीजों से दौरे पड़ते हैं और दूसरी तरफ तेज रोशनी से आराम मिलता है। ये एक बेहतरीन सवाल है। पहली नजर में ये बिल्कुल उल्टा लगता है ना? लेकिन शायद ये प्रकाश के प्रकृति और संदर्भ पर निर्भर करता है। ऐसा हो सकता है कि किसी अंधेरे कमरे में अचानक चमकी कोई चीज, जैसे पानी की सतह या कोई धातु का टुकड़ा। हाँ, वो दिमाग के लिए एक झटके की तरह काम करती है और दौरे को ट्रिगर करती है। अच्छा। लेकिन एक स्थिर, अच्छी रोशनी वाला कमरा उस अंधेरे के डर को ही खत्म कर देता है, जिससे मरीज को सबसे ज्यादा परेशानी है। तो एक तरफ है चौंकाने वाली चमक जो एक हमला है जी, और दूसरी तरफ है स्थिर रोशनी जो एक सुरक्षा का एहसास है। बिल्कुल। ये इस पदार्थ की दोहरी प्रकृति को दिखाता है। तो इस सब का कुल मिलाकर क्या मतलब निकलता है? हमने एक पहेली से शुरू किया था, अब हमारे पास उसके कई टुकड़े हैं। एक स्वस्थ शरीर जिसके अंदर चेतना का तूफान है, एक दिमाग जो डर और भ्रम से भरा है, और इन सब के ऊपर दर्द का एक रहस्यमयी पर्दा। बिल्कुल। इसका केंद्रीय विषय ही विरोधाभास है। रोशनी की इच्छा है,
लेकिन वही रोशनी लक्षणों को बढ़ा भी सकती है। और शरीर में जबरदस्त उथल-पुथल है, दौरे हैं, झटके हैं। लेकिन दर्द का कोई एहसास नहीं है। ये हकीकत से और शरीर से मन के एक गहरे अलगाव की तस्वीर पेश करता है। ऐसा लगता है जैसे मन एक अलग ही डरावनी फिल्म देख रहा है, जबकि शरीर किसी और ही लड़ाई से जूझ रहा है और दोनों के बीच कोई संवाद नहीं है। तो ये हमें किस अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है? ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर वापस लाता है। स्रोत एक ऐसी स्थिति का वर्णन करते हैं जहां शरीर और मन की पीड़ा अपने चरम पर है, लेकिन उसकी एक मुख्य विशेषता दर्द की अनुपस्थिति है। यह हमें दर्द की प्रकृति के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर करता है। क्या दर्द सिर्फ एक शारीरिक संकेत है, नसों से दिमाग तक जाने वाला एक करंट, या उससे कुछ ज्यादा? या यह हमारे मन द्वारा उस संकेत को दी गई एक कहानी है, एक व्याख्या है? और अगर यह एक कहानी है, तो क्या कुछ चरम स्थितियों में हमारा दिमाग उस कहानी को सुनाने से ही इनकार कर सकता है? एक विचार जिस पर सोचने की जरूरत है। ये हमें शरीर और चेतना के उस रहस्यमयी रिश्ते की याद दिलाता है, जिसे शायद हम कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे।